हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में बताया था। उसी टॉपिक का मैं आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास के प्रारंभिक स्वरूप पर मैंने प्रकाश डाला था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि 1823 में लॉर्ड एडम्स के गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कौन सी नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड एडम्स जब गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने समाचार पत्रों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और इसी आधार पर उन्होंने कुछ नियम पारित किए थे। उस समय समाचार पत्रों के प्रति निम्नलिखित कठोरता अपनाई गई थी। पहला नियम बनाया गया था कि मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रक तथा प्रकाशक को उस समय प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे, उनको प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। दूसरा नियम बनाया गया था कि बिना लाइसेंस के किसी भी साहित्य को प्रकाशित करने पर 400 रुपये जुर्माना और कारावास का दंड होगा। बिना लाइसेंस के किसी भी साहित्य को प्रकाशित करने पर 400 रुपये जुर्माना और कारावास का दंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि गवर्नर जनरल जब भी चाहे वो किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के जो उसका पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, उसको रद्द कर सकता है और किसी भी साहित्य को जब्त कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। एडम्स के इस नियम के बनने के बाद ही उस समय राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख पत्रिका मिरातुल अखबार थी, इस पत्रिका के माध्यम से कुछ जो उस समय समाज में कुरीतियाँ थी उन पर प्रहार किया जा रहा था। जन जागरूकता फैलाने के जो थोड़े बहुत प्रयास किए जा रहे थे, इन सब प्रयासों के लिए, इन सब कामों के लिए उनकी पत्रिका मिरातुल अखबार छप रही थी। यह एक फारसी पत्रिका थी। एडम्स के इन नियमों के लागू हो जाने के बाद राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार बंद हो गई। इसी तरह की नीतियाँ एक दो पत्रिकाओं के साथ और भी की गई, लेकिन लॉर्ड एडम्स के बाद जब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक आए तो उन्होंने समाचार पत्रों के प्रति बड़ी ही उदारतापूर्ण नीति अपनाई थी। उन्होंने समाचार पत्रों को कई सारी पाबंदियों से आज़ादी दी थी, उसके प्रति उदार रवैया अपनाया था। विलियम बेंटिक के बाद जब चार्ल्स मेडकॉफ गवर्नर जनरल बनकर आए तो समाचार पत्रों के प्रति उनके विचार पूर्णतः भिन्न थे। वो मानते थे कि समाचार पत्रों को इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए कि उस समय की जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन का जो स्वरूप है, उस पर कुछ नीतियों पर ईमानदारी से समाचार पत्रों में लिखा जाए और आम जनता को सच्चाई से रूबरू होने का पूरा अधिकार है। और चार्ल्स मेडकॉफ ने इसी नीति को अपनाते हुए जो एडम्स की 1823 की पाबंदियां थी उनको पूर्णतः खत्म कर दिया और भारतीय समाचार पत्रों के लिए नए नियम कानून बनाए और उसको एक तरह से कहा जाए तो ढेर सारी आज़ादी दे दी। यही कारण है कि चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मेडकॉफ ने भारतीय समाचार पत्रों के लिए जो नियम बनाए थे
उन्हीं नियमों पर 1856 तक समाचार पत्र छपते रहे थे और ऐसा देखा जाता है कि यही वह दौर था जिसमें समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। लोगों को अपनी भावनाओं और विचारों को आम जनता के सामने रखने का सगल शौक प्रायः इसी दौर में लगा था और समाचार पत्र जो थे वो एक आम जनता के लिए जानकारियों का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए थे। 1800 जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद इस क्रांति के दौरान जो घटनाक्रम हुए थे, इन घटनाक्रमों को देखते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने फिर समाचार पत्रों को एक दायरे में लाने का प्रयास किया। समाचार पत्रों को जो समाचार पत्र थे उनको पुनः लाइसेंसिंग पद्धति में बांध दिया। उन पर तरह तरह की जो पाबंदियां थी, उन पर तरह तरह की पाबंदियां लाद दी और इन पाबंदियों में यह भी था कि जो ब्रिटिश उस समय के अधिकारी थे, ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता के प्रमुख थे, वो किसी भी समाचार पत्र के मालिक को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते हैं तथा उनके प्रिंटिंग प्रेस और जो सामग्री है, संपादकीय सामग्री है, उनको जब्त कर सकते हैं। उन पर तरह तरह की इस तरह से समाचार पत्रों पर अनेक बंधन बांध दिए गए थे। लेकिन जो समाचार इस समय तक 1857 के बाद भारतीय जनमानस में अभूतपूर्व बदलाव आया था। जो भारतीय जनमानस थी वो समाचार पत्रों के महत्व से परिचित हो चुकी थी। जो पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग थे उनको समाचार पत्रों को छापने और पढ़ने का शौक लग चुका था। यह उनकी आदत में शुमार हो गया था। इस दौरान देसी भाषा के अनेक समाचार पत्र छपने लगे थे। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी सरकार की कटु आलोचना की जाती थी। उसकी जो दोषपूर्ण नीतियाँ थीं उनके बारे में आम जनता को बतलाया जाता था। उसकी जो अनेक अंग्रेज़ों की गलत मंशा थी, वो भारत की आम जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, भारत के धन का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, इन सब बातों का समाचार पत्रों के माध्यम से अन्वेषण किया जाता था। इन्हीं सब परिस्थितियों में 1878 में लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया। लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया, जिसे 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया गया था और इस समय राजद्रोही जो समय लेख छपते थे उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक थे उनको प्रिंटिंग प्रेस खोलने से पहले ही बंधन पत्र पर उन पर हस्ताक्षर करवाया जाता था और उनसे शपथ लिया जाता था कि वे किसी भी प्रकार की देश विरोधी भावना का प्रचार नहीं करेंगे। इस वचन का उल्लंघन होने पर प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाता था और उसके मालिक को दंड दिया जाता था। इस नियम के तहत जो दंड मिलता था उस दंड के लिए कहीं अपील करने की व्यवस्था भी नहीं थी। इस तरह से इस अधिनियम को एक मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। इस अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों को पूरी तरह से बंधन में जकड़ दिया गया था। उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं था। उनकी स्वतंत्रता के लिए
समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए कहीं कोई भी विचार नहीं किया गया था। 1898 ईस्वी में जो समाचार पत्र अधिनियम थे उसमें उसकी जो एक धारा थी 124 समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो धारा थी उसमें एक और अधिनियम जोड़ दिया गया था 153A। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसके जो अधिनियम में एक और अधिनियम जोड़ा गया था, यह अधिनियम था 153A। इस अधिनियम के तहत सेना में असंतोष फैलाने वाले लेखों पर दंड देने की व्यवस्था की गई थी। एक 153A अधिनियम के तहत ऐसे जो भी लेख छपते थे जिससे सेना में आक्रोश फैले, सेना में असंतोष भड़के, उन लेखों का प्रकाशन करते थे, जो लिखते थे, उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। इस तरह भारतीय समाचार पत्र क्रमिक गति से अनेक बंधनों के साथ आगे बढ़ रहे थे, लोगों को धीरे धीरे जागरूक कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन के काल तक आते आते 1905 के काल तक आते आते भारतीय समाज में, भारतीय जो राष्ट्रवादी राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उस समय तक उसमें दो दल तैयार हो गए थे। एक दल जो था वो उदारवादी विचारों वालों का था, जो किसी भी कड़ी कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे, जबकि दूसरा जो दल था वो गर्म विचारों का था और अपने लिए आज़ादी किसी भी कीमत पर लड़कर, झगड़कर, युद्ध से, क्रांति से, मारकर, छीनकर किसी भी तरह से अपने लिए आज़ादी हासिल करना चाहता था। और जब इस दल का भारतीय राजनीति में उदय हुआ, इस तरह के विचारों का उदय हुआ, तो उसके साथ साथ समाचार पत्रों में भी समाचार पत्रों के स्वरूप में भी बदलाव आया और अब समाचार पत्र और भी मुखर और लड़ाकू बन गए थे। समाचार पत्रों में छपने वाली सामग्री धीरे धीरे और भी उग्र और तार्किक होती जा रही थी और इन समाचार पत्रों में देश दुनिया से अनेक उदाहरण लेकर अंग्रेजों से अपना हक मांगा जा रहा था। अंग्रेजों को बतलाया जा रहा था कि भारतीय जो जनमानस है वो अब किस स्थिति में पहुंच रहा है। उस समय के भारतीय अखबारों से यह बात पूरी तरह से पता चलता है। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए 1908 और 1910 में समाचार पत्र अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया था। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए 1908 और 1910 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया था। इस अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों को अनेक तरह के ऐसे नियमों में बांध दिया गया था कि वो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में किसी भी तरह का सहयोग न कर पाए। भारतीय समाचार पत्रों को अनेक ऐसे नियमों में बांध दिया गया था कि वो आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका न निभा पाए। 1910 ईस्वी के अधिनियम द्वारा उस समय लगभग 991 प्रिंटिंग प्रेस और जो समाचार पत्र थे उन पर कार्रवाई की गई थी। 1910 ईस्वी के अधिनियम द्वारा 991 प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों पर कार्रवाई की गई थी। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में राजनीतिक आंदोलन में जो गति आई थी उसमें
महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इसकी जो भूमिका थी उसको देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 1910 का अधिनियम था उसको पुनः संशोधित किया और 1932 में आपराधिक संशोधित अधिनियम बना दिया। 1910 के अधिनियम को संशोधित करके बढ़ते हुए राष्ट्रीय चेतना और जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जितनी तेज और उग्र होती जा रही थी, महात्मा गांधी का आंदोलन जितना विशाल होते जा रहा था, उन सब को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने 1910 ईस्वी के अधिनियम में पुनः संशोधन किया और 1932 में इसे आपराधिक संशोधित अधिनियम बना दिया। इस अधिनियम द्वारा आपराधिक संशोधित अधिनियम द्वारा इस तरह के कानून बनाए गए कि वैसे कोई भी कार्य या कोई भी वैसी बात विचारधारा जिससे अंग्रेजी सत्ता की सत्ता को चोट पहुँचे, वो सब जो तत्व थे वो देशद्रोह की अवधारणा में आ गए और देशद्रोह की जो भावना थी उनको फैलाने वाले जो लोग थे, जो घटनाक्रम थे, जो आंदोलन थे, उन सभी आंदोलनों को आपराधिक श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया। इस तरह जो भारतीय प्रेस था वो अनेक तरह के बंधनों में जकड़ा हुआ, अनेक तरह के दबावों को झेलता हुआ धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकसित हुआ था और इसने अपने क्रमिक विकास के दौर में भी भारतीय जनमानस को जगाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। भारतीय प्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अगर समाचार पत्र नहीं होते तो लोगों को न राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में पता न चलता, लोग देश दुनिया की जो देश दुनिया में शासन का जो तंत्र था, जो मानव अधिकार हैं, उनसे परिचित नहीं हो पाते और शायद अपनी लड़ाई को इतनी गहराई से और शिद्दत से नहीं लड़ पाते। तो भारतीय समाचार पत्रों ने इस तरह से विकसित होकर उनका जो भारतीय समाचार पत्रों का विकास था वो अनेक दबावों में बड़े सटीक ढंग से हुआ था। यही कारण है कि आज़ाद भारत में भी भारतीय जो समाचार पत्र है उसने हमेशा बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से कार्य किया है और समाज के लिए उनका जो योगदान है भारतीय समाचार पत्रों का हमेशा अमूल्य रहा है, उपयोगी रहा है। थैंक यू।